हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे, फंक्शन के बारे में देखेंगे और पावर्स के बारे में देखेंगे कमीशन के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर इंडिया के अंदर देखा जाए तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जो कि वोमेन से रिलेटेड हैं। जैसे कि आर्टिकल अगर 14 की बात करें, जो 14 आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो कोई भी पर्सन जो सिटीजन है इंडिया का, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर वो इंडियन टेरिटरी के अंदर रहता है तो उसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। और इक्वल बिफोर मतलब कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसको सेम लॉ से ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और ये डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बिहाफ पे हो सकता है, चाहे रिलीजन के बिहाफ पे हो, रेस के बिहाफ पे हो, कास्ट के, सेक्स के, बर्थ प्लेस के उस पर हो। तो ये सभी टाइप के जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको प्रोहिबिट करता है। इसी का जो आर्टिकल 15 है, इसका जो क्लोज 3 की अगर बात करें तो ये कहता है कि स्टेट जो है वो वोमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है और उसको ऐसा करने से रोका नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें आर्टिकल 39 जो है, 39 में भी ये कहा गया है कि जो सिटीजन है मैन और वोमेन वो इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, इक्वल हैं, और उनको जो राइट है, राइट टू एडुकेट मीन ऑफ लिवलीहुड मतलब कि रहने के लिए जो चीज़ें हैं, जो उनके जो साधन हैं उसका डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं या कुछ भी, मतलब वो एक तरह से इक्वली है दोनों का राइट, मैन का भी वोमेन का। और इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे किया जाएगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब सेम काइंड के वर्क के लिए सेम जो है पे किया जाएगा, चाहे वो मैन हो चाहे वोमेन हो, दोनों के लिए। और उनको जो काम दिया जाएगा, चाहे मैन हो चाहे वोमेन हो, उनको काम दिया जाएगा उनके हेल्थ और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वर्कर की। ऐसा नहीं है कि उनको अगर पैसे की, इकोनॉमी की ज़्यादा नेसेसिटी है, ज़्यादा ज़रूरत है तो इस बिहाफ पर जो है उनसे ज़्यादा काम कराया जाए या हार्ड वर्क कराया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन आर्टिकल से ही ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वोमेन से रिलेटेड ये प्रोविजंस या आर्टिकल्स डाले हुए हैं, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जिसने भी बनाया है, जो फ्रेमर्स थे, तो वो अच्छी तरह वेल अवेयर थे इस चीज़ से रिलेटेड कि इंडिया के अंदर जो वोमेन है उनकी कंडीशन ठीक नहीं है और वो इक्वल राइट्स नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं जो कि आदमियों को मिले हुए हैं, मेंस को मिले हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय ये प्रोविजंस जो हैं इंक्लूड किए, इसमें इनकॉर्पोरेट करे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वोमेन से रिलेटेड। हालांकि वो बात अलग है कि आज भी अगर देखा जाए ये जो प्रोविजंस हैं एक तरह से सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट नहीं आया है इनका, और ये एक तरह से फेल हो गए हैं। और इसको, इन प्रोविज़न को इम्प्लीमेंटेशन के लिए या फिर इसको वोमेन से रिलेटेड बढ़ावा देने के लिए कि किस तरह से उनको आगे लाया जाए, आज भी ये इन पर जो है लगातार काम चल रहा है। लगातार इससे रिलेटेड जो लॉज हैं वो पास हो रहे हैं, जो प्रोविज़न्स हैं अलग अलग लॉ के अंदर वो बन रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही कि जो वोमेन हैं उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करा जाए, पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाया नेशनल कमीशन फॉर वोमेन एक्ट 1990 के अंदर, ताकि जो वोमेन हैं उनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। अब बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो जो नेशनल कमीशन फॉर वोमेन है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, कितने मेंबर होंगे, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें एक चेयर पर्सन होगा जो कि नॉमिनेटेड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। चेयरमैन के अलावा 5 पर्सन और नॉमिनेट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि जिनको एक्सपीरियंस हो लॉ के अंदर, लेजिस्लेशन के अंदर, ट्रेड यूनियन के अंदर, मैनेजमेंट से रिलेटेड, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर किस तरह जो वोमेन पोटेंशियल है या वोमेन वर्कर है किस तरह से उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड,
हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर से रिलेटेड, तो जिनको इन सब में या इन चीज़ों से रिलेटेड जो है महारत हासिल होगी, तो वो एक्सपीरियंस होगा, तो वो पर्सन जो है सेलेक्ट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। पर इसका प्रोविज़ो ये कहता है कि कम से कम एटलीस्ट एक मेंबर जो है सब में से वो बिलोंग करना चाहिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से। तो इन सब में एक पर्सन जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से, SC ST से होना चाहिए। और जो एक इसके अलावा जो एक मेंबर सेक्रेटरी होगा जो कि नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एक्सपर्ट होगा मैनेजमेंट के फील्ड में या फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के फील्ड में, सोशियोलॉजी मूवमेंट के फील्ड में, या फिर वो ऑफिसर होगा सिविल सर्विस का, सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन का, या फिर ऑल इंडिया सर्विस का वो मेंबर होगा, या किसी सिविल पोस्ट पर वो होगा यूनियन की और उसको एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होगा। अब बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस की, मतलब कितने टाइम के लिए वो इस पर पोजीशन पर रहेंगे या उस कमीशन में रहेंगे उसके बारे में। तो चेयरमैन और हर एक मेंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी मेंबर या चेयरपर्सन नॉमिनेट किया गया है उसकी जो ऑफिस टाइम होगा, उसका जो पीरियड होगा वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए कमीशन, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इसके पास ये पावर है कि वो एक कमेटी अपॉइंट कर सकते हैं जब भी अगर उनको लगता है कि कोई इशू है उससे डील करने के रिलेटेड, तो वो कमेटी उनके द्वारा बनाई जा सकती है जब भी टाइम टू टाइम उनको ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं फंक्शन के बारे में कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसका फंक्शन क्या होगा इस कमीशन का। तो देखिए इसका जो फंक्शन होगा, इसका कार्य ये होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर किसी भी लॉ के अंदर अगर वुमेन से रिलेटेड कोई भी सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया है या कोई भी चीज़ प्रोविज़न प्रोवाइड किया गया है, तो उसके इस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, उसके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, उस सेफ गार्ड से रिलेटेड वुमेन के, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है या एग्जामिन कर सकता है। दूसरा काम ये है कि उस कमीशन के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को एनुअली जो है रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, या फिर जब भी कमीशन को फिट लगता है कि जो रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए तो वो रिपोर्ट सबमिट करेगा जो भी उसने काम किया है उन सेफ गार्ड्स के ऊपर जो वुमेन से रिलेटेड है। एक इसका फंक्शन ये भी होगा कमीशन का कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है, यूनियन है या स्टेट है, किसी भी स्टेट को या फिर यूनियन को एक तरह से रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा जो वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के रिलेटेड जो सेफ गार्ड्स हैं उनसे रिलेटेड कि किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जाएं। तो अपनी रिपोर्ट्स के अंदर वो चीज़ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा उनके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या अदर लॉज के अंदर जो भी वुमेन से रिलेटेड कोई प्रोविजंस दिए हुए हैं तो उनको रिव्यू करेगा टाइम टू टाइम। अगर उनमें कोई अमेंडमेंट होना चाहिए, उसको लगता है कि उसकी अमेंडमेंट से रिलेटेड वो रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा। वो उन केसेस पर भी काम करेगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या किसी भी अदर लॉ में जो वुमेन से रिलेटेड कुछ भी दिया हुआ है, कोई प्रोविज़न दिए हुए हैं, अगर उनका वायलेशन होता है तो उन केसेस पर भी वो काम करेगा। साथ साथ अगर कोई भी कंप्लेन, चाहे वो सुमोटो हो, मतलब अपनी तरफ से हो, या फिर किसी वुमेन के द्वारा दी जा रही है, और अगर वो कंप्लेन जो है वुमेन के राइट के डिप्रीवेशन मतलब कि डिप्राइव किया जा रहा है, वुमेन्स को वंचित किया जा रहा है उनके राइट से, या फिर जो भी कोई प्रोविज़न दिया हुआ है वुमेन की प्रोटेक्शन से रिलेटेड उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा है, या वुमेन से रिलेटेड किसी तरह की कोई पॉलिसी, कोई गाइडलाइन, कोई इंस्ट्रक्शन है वो अगर वॉयलेट की जा रही हैं या उनके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो इन सभी से रिलेटेड जो कंप्लेन होगी वो उनको देखेगा। या फिर अगर वुमेन के से रिलेटेड कोई भी ऐसा केस आता है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन का केस शो होता है, डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड भी कोई केस आ रहा है, तो उन केसेस में वो इन्वेस्टिगेशन करेगा और उन केसेस की जो है स्पेशल स्टडी करेगा वो, और उनसे रिलेटेड जो रिकमेंडेशन है वो प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा अगर बात करें जो वुमेन के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिलेटेड
जो प्लानिंग चल रही है तो उससे रिलेटेड पार्टिसिपेट करेगा और उसमें अपनी एडवाइस देगा और इंस्पेक्ट करेगा वो जेल में या कोई भी रिमांड होम है जहाँ पर, या कोई भी वोमेन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर उन वोमेन को, प्रिजनर को कस्टडी में रखा गया है, तो वहाँ की कंडीशन को सबको देखेगा वो चीज़। उससे रिलेटेड अगर कोई सुझाव देना चाहे कि उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने रिलेटेड तो वो देगा। अब बात करते हैं पावर्स की। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को क्या क्या पावर्स होंगी। देखिए, जो फंक्शन आपको बताए हैं इतने सारे, वो कमीशन तभी परफॉर्म किया कर सकता है जब उसको एप्रोप्रिएट पावर दी जाएगी। तो कमीशन के पास वो सभी पावर होंगी जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं। अगर मतलब सीपीसी के अंदर जो एक सिविल कोर्ट के पास पावर होती हैं इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, वो सभी पावर जो हैं कमीशन के पास होंगी। जैसे कि कौन कौन सी पावर की अगर बात करें, जैसे वो समन कर सकता है, समन की पावर हो सकती है, विटनेस को या पर्सन को, किसी भी पर्सन को समन भेज सकता है। उनको उनके अटेंडेंस से रिलेटेड वो जो है समन भेज सकता है, उनको कह सकता है कि आपको अटेंडेंस प्रेजेंट होना पड़ेगा, आना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी इंडिया किसी भी पार्ट में रहता हो। वो एग्ज़ामिन कर सकता है किसी भी पर्सन को ओथ पर। अगर कोई डॉक्यूमेंट है वो ज़रूरी है तो उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड वो ऑर्डर दे सकता है, उसको डिस्कवरी से रिलेटेड वो जो है ऑर्डर दे सकता है। उसके साथ साथ वो एविडेंस भी जो है रिसीव कर सकता है ऑन एफिडेविट पर। इसके साथ साथ उसके पास ये पावर है कि वो रिक्वेस्ट कर सकता है, अगर किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड की ज़रूरत है उसको, तो उसकी कॉपी के लिए जो है वो जो है रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी कोर्ट से, किसी भी ऑफिस से। इसके साथ साथ वो एक कमीशन भी इशू कर सकता है जो विटनेस हैं उनके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, या फिर जो डॉक्यूमेंट हैं उनके एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो ये सारी पावर हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जो चेयरमैन है या जो कमीशन का मेंबर्स हैं या जो स्टाफ हैं कमीशन के, वो ऐसे माने जाएंगे जैसे कि वो पब्लिक सर्वेंट हो, जो कि आईपीसी के अंदर सेक्शन 21 में दिया हुआ है, तो उसकी तरह वो डीम किए जाएंगे। इसके अलावा भी अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वोमेन से रिलेटेड कोई भी ऐसा इफ़ेक्ट है, कोई भी पॉलिसी वो बना रही है, तो सबसे पहले उसको जो है वो कमीशन से कंसल्ट करना पड़ेगा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए बाउंड है। तो ये हमने शॉर्ट में जाना नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट